नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने एक नया सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम लोग दृष्टि का जो टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी 2024 के लिए, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज जो उनके 30 टेस्ट्स हैं उन सारे को डिस्कशन करेंगे। तो ये दूसरा टेस्ट से हमने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि पहला जो टेस्ट हुआ था उनका वो फुल लेंथ टेस्ट था, पूरा का पूरा सिलेबस का टेस्ट था, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। और हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 2 से। तो वहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है आज 50 क्वेश्चन करने का देखेंगे। 50 क्वेश्चन, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक सेक्शनल टेस्ट जितने भी हैं सब में 100 क्वेश्चन, सब में 100 क्वेश्चन होंगे। और 100 क्वेश्चन में जो है इसमें 2 सेक्शन में बटा हुआ है। आज जो है इसमें टेस्ट में जो है वो पॉलिटी और करेंट अफेयर्स का जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें हम लोग आज जो है पॉलिटी का करने का देख रहे हैं 50 क्वेश्चन में। लास्ट का जो 20 से 25 क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, तो वो इस वीडियो में नहीं आ पाएगा, वो नेक्स्ट पार्ट जो इसका बनेगा उसमें आ पाएगा। तो हम लोग उसमें करंट अफेयर्स को भी टैकल कर लेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटी का जो 50 क्वेश्चन है टेस्ट का वो क्या है, फिर 51 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। और इस आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया करके हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता के विभाजन का कौन सा रूप संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकार और उत्तरदायित्व के विभाजन की विशेषता है, जिसमें सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट क्षेत्र होता है। तो प्रश्न पढ़ लिया हमने। प्रश्न में जनरली आपको देखना है कि कौन सा की पॉइंट है, तो उस की पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं और उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को समझ करके फिर उसके बाद उत्तर देते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहे सत्ता के विभाजन का, ठीक है। तो इसमें देखना है पावर, सेपरेशन ऑफ पावर पे जो है प्रश्न किया गया है कि कौन सा संघीय सरकार जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें, और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है उसमें। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में जो पावर का सेपरेशन है उसमें कह रहा है कि किस रूप में होता है। तो प्रत्येक स्तर पर अपना विशिष्ट क्षेत्र, तो सरकार के किस रूप में हो रहा है इसमें, तो इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एकात्मक शासन प्रणाली। तो यूनिटरी जो गवर्निंग प्रोसेस होगा या गवर्निंग सिस्टम होगा, एकात्मक शासन प्रणाली, क्या उसमें सत्ता का भागीदार राज्य को बनाया जाएगा। तो इसमें देखिए कि शब्द ही एकात्मक लगा है, मतलब किसी एक का इसमें क्या होगा कि ज़्यादा पावर होगा, एक का इसमें क्या होगा, वर्चस्व होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। संघवाद एक फेडरलिज्म है, संघवाद मतलब बहुत सबको मिला करके, तो इस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले देखते हैं कि अधिनायकवाद क्या है। अधिनायकवाद का मतलब होता है ना, अधिनायकवाद का मतलब हो गया कि किसी एक का वर्चस्व होना जाए, जिसको तानाशाही भी कहते हैं। वो समूह शासन, समूह शासन में किसी एक के पास पूरा पूरा अधिकार नहीं होता है, न ही आधा अधिकार। हर अधिकार में क्या होता है, सब मिल करके जो है उसमें क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा और अधिनायकवाद भी नहीं होगा। तो संघवाद जो है वो पावर ऑफ सेपरेशन का, सेपरेशन ऑफ पावर का जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है। और तो आते हैं अब नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अनुसूचित भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि अनुसूचित भाषा के संबंध में, ठीक है। कह रहा है इन्हें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंग्रेजों को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इस सूची में शामिल की गई नवीनतम भाषाएं हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो सबसे लास्ट में, यानी कि अभी तक में जो जितने भी भाषाएं शामिल की गई अनुसूचित भाषा के रूप में, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है कह रहा है कि नवीनतम भाषाएं हैं जो शामिल की गई हैं। तो इन स्टेटमेंट को हमको देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट को हम लोग व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि इन्हें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है। तो आपको कि हमारी जो अनुसूचित भाषा है वो किस अनुसूची में है, तो वो 7वीं नहीं है, वो 8वीं अनुसूची है, ठीक है ना। तो वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो यहीं गलत हो जाती है, ठीक है। और यदि हम लोग इसमें और देखें तो 8वीं अनुसूची में ये है, ठीक है, 22 भाषा है। और जो भाग है ये संविधान के किस भाग में है, तो
तो संविधान के ये भाग है 17, ठीक है। तो संविधान के भाग 17 में दिया गया है। यदि अनुच्छेद को देखें तो किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 243 से 343 से, ठीक है, 343 से ये कहाँ तक है, 351 अनुच्छेद तक है, भाग 17, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 343 से 351 तक है और 8वें भाग में अनुसूची में है और 17वें भाग में है। अगर अंग्रेजी को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो इसमें अंग्रेजी नहीं है। जितने भी 22 भाषा हैं उनमें अंग्रेजी का स्थान नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अंग्रेजी को कोई जगह नहीं दी गई है। ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इस सूची में शामिल की गई नवीनतम भाषाएं हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम लोग 22 भाषाओं में देखें तो 22 भाषाओं में कौन कौन से भाषा हैं, तो ये भाषा है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और जो अंतिम में दिया हुआ है बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है। तो ये इतने भाषाएं क्या है शामिल है, अंग्रेजी इनमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा। केवल एक कथन इसमें क्या है, सही है। तो संविधान के प्रारंभ में जो है वो कितनी 14 भाषाएं थी, ठीक है। यदि हम लोग इस 22 भाषा का यदि तोड़े तो संविधान के प्रारंभ में 14 भाषा थी। इसके बाद जो है 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को क्या किया गया, उसमें जोड़ा गया, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन किया गया आपको कब, 1967 में। 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन किया, उसमें किसको, एक भाषा को जोड़ा गया जिसमें सिंधी था, तो इसमें सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन किया कौन सा, 71वां संविधान संशोधन में जो है किसको जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो जोड़ा गया है आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 3 भाषा जोड़ा गया था उसमें 71वां में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे अंतिम में जो जोड़ा गया है वह 2003 में, वह कौन सा संविधान संशोधन, तो 92वां संशोधन जो है 92वां 2003 में जो है जोड़ा गया है 4 भाषा को, और 4 भाषा वो हमारा है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहाँ सामाजिक अंतर अति व्यापित होते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। कह रहा है कि सामाजिक अंतर जहाँ अतिव्यापित होता है वहाँ क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं अतिव्यापित का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, यह संभव है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। कह रहा है कि जितना भारत जैसा जो डाइवर्स कंट्री है उसमें ही सामाजिक विभाजन होता है, छोटे छोटे देशों में नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट आता है। कितने कथनों को सही है, तो आप लोग प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आते हैं उत्तर पर। तो देखिए दोस्तों, तो पहले हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विभाजन जो होता है वो उस पर हम लोग व्याख्या कर लेते हैं कि सामाजिक विभाजन क्यों होता है, कैसे होता है और किस आधार पर होता है। तो देखिए बहुत सारे आधार हैं इसके, जैसे कि धर्म, जाति, भाषा, ठीक है। इसके बाद हो गया लिंग के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है। इकोनॉमिक के आधार पर भी आर्थिक असमानता भी होता है, ठीक है। ये सब विशेषताओं के आधार पर क्या होता है, समुदायों का विभाजन होता है, भेदभाव होता है, सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है। समाज में इन विभाजनों की जड़ें जो है काफ़ी गहरे हो सकती हैं और लोगों के दैनिक जीवन पर जो है इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और यह सब तब होता है जब सामाजिक अंतर क्या करता है, अनेक विभिन्नताओं पर अतिव्यापित हो जाता है। मतलब इसका ये हो गया कि जो बहुत ही ज़्यादा विस्तार हो जाता है, यदि इन सब चीज़ों में अतिव्यापित हो जाता है तो ये सामाजिक विभाजन होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, तो जी हाँ, ये संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं यदि बात करूँ तो मैं एक व्यक्ति हो तो मेरा कुछ धर्म होगा, ठीक है। तो ये एक मेरी धार्मिक पहचान हो गई, सांप्रदायिक पहचान हो गई। मैं पुरुष हूँ तो ये मेरा लैंगिक पहचान हो गई, ठीक है। मैं एक खास तरह की भाषा बोलता है तो ये मेरा भाषिक पहचान भी है, ठीक है। तो कुछ पेरेंटिंग पहचान भी है, एक नस्लीय पहचान भी है। तो इस तरह की पहचान होती है। तो यह बहुत ही ज़्यादा संभव है कि एक व्यक्ति की क्या हो सकती है, कई पहचान हो सकती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, सही हो जाएगा, ठीक। तीसरा पर बात कर रहे हैं, कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन, नहीं, ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि भारत जैसे ही देश में नहीं, छोटे छोटे देशों में, जैसे श्रीलंका को ले लीजिए। श्रीलंका में क्या है, तमिल सिंगली में संघर्ष है, तमिल में और सिंगली में।
ये बहुत ही छोटे देश है, लेकिन फिर भी इन पे जो है भाषा और धर्म के आधार पर क्या हो रही है, संघर्ष हो रही है। आयरलैंड को ले लीजिए, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो है एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, छोटे छोटे देशों में भी सामाजिक विभाजन होता है, जरूरी नहीं है कि बड़े देश होना चाहिए। तो इसीलिए तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि सामाजिक विभाजन को और यदि हम लोग लोकतंत्र का जो है मजबूतीकरण के स्रोत देख सकते हैं, तो सामाजिक विभाजन एक स्रोत भी हो सकता है उसके लोकतंत्र को मजबूत करने का। ठीक है, यह देश में क्या करता है, यदि इसका फायदे देखें हम लोग सामाजिक विभाजन का, तो देश में क्या करता है ये, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए जनसंख्या में वृद्धि है तो विभाजन भी है, विभाजन है इसका मतलब डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि यूनाइट करके रखें तो ये हमारे लिए कल्चरल एक उपलब्धि होगी। और यदि हम लोग विचारों की स्वच्छंदता को आज़ादी दें तो ये भी हमारा क्या होगा, एक उपलब्धि होगी, और उनको हम जोड़ करके रख सकते हैं। तो विभाजन को कम किया जा सकता है, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब 4 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। कह रहा है कि भारत का जो राज्य है उनके लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, गलत है, गलत है तो क्या है, तो ये हमको चुनना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देख कर भारतीय राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत में जो जितने भी राज्य हैं या भारत जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या किया गया है, कोई आधिकारिक धर्म नहीं माना गया है, क्योंकि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें ही कहा गया है कि को क्या किया जाएगा, धर्म की पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष है ना, उसमें एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से इतर की, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है, तो ये सब वहाँ के राज्य के आधिकारिक धर्म है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत की पंथ निरपेक्षता धार्मिक जो है वह तटस्थता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ जो है वह सर्वधर्म संभव का जो है वह भावना चलती है। ठीक है, जो महात्मा गांधी के सिद्धांत है संभव, सर्वधर्म संभव, तो उस आधार पर जो है भारतीय संविधान और भारतीय राज्य क्षेत्र, भारतीय का जो आधिकारिक क्षेत्र है वो चलाया जाता है। तो इसमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये एक पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरा क्या है, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद यदि हम लोग 15 को देखें तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है कि किसी भी व्यक्ति का नस्ल, जन्म, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 हमको जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें क्या किया, धर्म के आधार पर भेदभाव से रोक लगाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों कथन तो सही हो गया, तो दोनों कथन सही हुआ तो ए और बी में से कुछ होगा। लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है ना, कि आधिकारिक धर्म का ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग हमारा मौलिक सिद्धांत है, ये अलग है। तो दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है एक का। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि यह एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की भावना को बढ़ावा देता है। जो सांप्रदायिक राजनीति है उसमें कह रहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरा कथन है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रह सकते हैं। तीसरा कह रहा है किसी विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय का गठन करते हैं। चौथा कथन कह रहा है एक धार्मिक समूह का दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो पहले कथन पर हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं यह एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की भावना को बढ़ावा देता है। तो ये सही है कथन, इसलिए सही है क्योंकि इन जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका आधार ही क्या है, धर्म है। तो आधार धर्म है तो हर धर्म क्या करेगा कि अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश करता है सांप्रदायिक राजनीति में। तो इसके आधार पर एक दूसरे से बड़ा यदि दिखाएगा कोई तो दूसरे धर्म को नीचे भी दिखाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो दोनों धर्मों के अनुयायियों में क्या होगा कि आपसी टकराव का माहौल बना रहेगा हमेशा। तो इस आधार पे जो है एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की भावना को बढ़ावा देता है इसमें। तो ये कथन हमारा सही है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही है। और यदि हम दूसरे कथन की बात करें तो कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोग, इसमें देखिए ये एक है पहला कथन और तीसरा कथन एक जैसा ही कथन है। तो किसी विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय का गठन करते हैं, तो बिल्कुल करेगा क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति होगा। तो क्या करेगा कि हर धर्म अपना अपना अनुयायी का क्या करेगा, एक समुदाय बनाएगा और उसको समुदाय के साथ क्या करेगा,
हमेशा झुंड में या समुदाय के साथ रहना पसंद करेगा, एक साथ रहना पसंद करेगा, और उस आधार पे अपने आप को क्या करेगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार एवं क्या करेगा, वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश करेगा समुदाय के साथ मिल करके। तो पहला और तीसरा एक जैसा कथन है, ये तीनों जो है 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, दूसरे पे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रह सकते हैं। तो ये सांप्रदायिक राजनीति में ऐसा नहीं हो सकता है ना। यदि सभी धर्मों के लोग यदि समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रहें तो ये लोकतंत्र में संभव है, सांप्रदायिक राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके खिलाफ है। यदि एक साथ समभाव के रूप में रहेगा तो सांप्रदायिक हुआ कहाँ, तब तो सांप्रदायिकता ही खत्म हो गई ना। ठीक है, तब तो समान अधिकार हो गया, दूसरे धर्म को भी सर्वधर्म समभाव का भाव हो गया वहाँ पे। तो जैसे सर्वधर्म समभाव का भाव हो गया तो सांप्रदायिकता खत्म हो गई, है ना। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा इस प्रश्न के अर्थ में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चौथा कथन में क्या कह रहा है कि एक धार्मिक समूह का दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुमत का धर्म है जो माइनॉरिटी में नहीं है, जो मेजोरिटी में है, उस धर्म का मान सरकार बनेगा हमेशा ही। यदि सांप्रदायिक राजनीति होगा तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी सरकार बनेगी, और यदि उसकी सरकार बनती है तो वो ऐसा कर सकते हैं, क्या करें कि अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्म को दबाए, जो माइनॉरिटी धर्म है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक धर्म है, उसको क्या किया, दबाया जा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान सरकार जो है इस्लाम के फेवर में जाए, है ना, उसको जो हमेशा इस्लाम को फेवर करेगी, और वहाँ जो माइनॉरिटी धर्म है जैसे हिंदू है या और कुछ भी है, तो उनके क्या करें, उनके अगेंस्ट में जाए या उनको दबाने का कोशिश किया जाए। तो ये संभव है और ऐसा होता भी है। तो हमारा ये कथन भी क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक राजनीति के लिहाज से सही हो जाएगा। तो इसमें कितने कथन सही हो गए, 3 कथन, तो उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छठे प्रश्न पर। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र जन संघर्षों से विकसित होता है। कह रहे लोकतंत्र जो है वो जन संघर्षों से विकसित होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंदी से होता है। ठीक है, जन लामबंदी से होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंदी से होता है। तो दूसरे दोनों कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं, कह रहा है कि इसमें लोकतंत्र जन संघर्षों से विकसित होता है। तो ये यदि हम लोग अपनी इतिहास देखें तो ऐसा संभव है। ठीक है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। इसको थोड़ा हम व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र जन संघर्ष से विकसित होता है। जो हमारा लोकतंत्र है, जो भारत का लोकतंत्र है, ये जन संघर्ष से ही आया। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें जन संघर्ष हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। उसमें जो है क्रांतिकारी दल और जो राष्ट्रवादी दल नरम दल के थे, और जो राष्ट्रवादी दल क्रांतिकारी थे, दोनों जो है अपने अपने स्तर पर लड़ाइयाँ लड़ी। वहाँ भी संघर्ष हुआ ना, अंग्रेजों के साथ लोगों का संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए। तो ये जन संघर्ष से क्या हुआ, हमारा लोकतंत्र विकसित हुआ है। तो इसके बाद क्या दूसरा कथन क्या है, लोकतांत्रिक संघर्ष समाधान का जन लामबंदी से हो सकता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंदी से हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक संघर्ष में कुछ संस्था बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बहुमत के आधार पर फैसला लेते हैं। तो यदि वो संस्था, जैसे कि मान लीजिए संसद है और विधानसभा है, तो यदि किसी भी मामले में संसद खुद ही यदि विवाद में फंस जाए तो फिर उसका फैसला कैसे होगा, तो उसका फैसला क्या होता है, बाहर हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा, जनाधार क्या किया जाता है, गठित किया जाता है, या फिर उसको कहते हैं हम लोग जनमत संग्रह करवाया जाता है। तो उन आधार पर भी क्या होता है, फैसले हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और अभी एग्जाम्पल हमको ध्यान में आया, जो फ्रांस का लोकतंत्र है, वहाँ जो डेवलप हुआ है वो संघर्ष से ही डेवलप हुआ है सबसे पहले फ्रांस में। ठीक है ना, लोगों के द्वारा आंदोलन से ही वहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इस संदर्भ में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं। कह रहे चुनाव लड़ना, जनमत निर्माण, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सरकार बनाना और चलाना, विपक्षी दलों की भूमिका। तो इसमें कह रहे लोकतंत्र व राजनीतिक दल द्वारा उपर्युक्त में से कितने कार्य किए जाते हैं। कह रहे राजनीतिक दल जो है वो क्या क्या कार्य करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो कह रहा है कि चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ना राजनीतिक दल करता है कि नहीं करता है, तो राजनीतिक दल का एक कार्य जो है वो चुनाव लड़ना है। ठीक है, जनमत का निर्माण करना, तो ये भी एक क्या है, जनमत का निर्माण करना है। ठीक है, जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो उसमें क्या किया जा रहा है, जनमत का ही निर्माण किया जा रहा है कि मेरे पक्ष में क्या हो, जनमत हो बने।
तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा कथन भी, सरकार बनाना और चलाना। और यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव जीत जाती है तो वो उसके बाद क्या करते हैं, सरकार बनाती है और फिर उसको क्या करती है, चलाती है पूरे कार्यकाल के दौरान में। तो ये भी तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विपक्षी दलों की भूमिका, और यदि राजनीतिक दल सरकार में चुनाव में हार जाती है तो वो क्या करती है, विपक्षी दल की भूमिका निभाती है, जो सरकार पर दबाव बनाए रखती है कि सरकार कोई फैसला मनमाने रूप से ना करे, उनके फैसलों पर कटाक्ष करना, व्यंग करना या फिर आलोचना करना, जो उस फैसलों में लो फॉल्ट होंगे उन पर, वो विपक्षी दलों की भूमिका होती है। तो ये क्या करेगा, ये भी सही हो जाएगा। तो चारों कथन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब कोई राष्ट्रीय दल बनती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल बनने से पहले राज्य का दल बनता है। अब जो राज्य का दल बनने के लिए क्या होता है कि उसको निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी का जो है वो पंजीकरण करवाना पड़ता है। ठीक है, तो पंजीकरण करवा करके वो क्या कर सकता है, एक दल गठन कर सकता है। ठीक है, दल गठन करने के बाद जब विधानसभा की चुनाव होती है तो उसमें जो है वोट डाले जाते हैं। यदि उस पार्टी के फेवर में 6% वोट मिलती हैं, ठीक है, कम से कम जितने भी वैध कुल मत हैं उनका 6% यदि उनको वोट मिलता है या उससे ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि कम से कम 2 सीट क्या होना चाहिए, जीतना चाहिए, 2 सीट जीतना चाहिए उनके उम्मीदवार। तो यदि 2 सीट जीत जाते हैं तो उनको राज्य का क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक दल का दर्जा मिलने के बाद उनको राष्ट्रीय दल भी मिल सकता है। तो कब मिल सकता है, तो अगर कोई भी राजनीतिक दल जो है, जो राज्य का दर्जा जिनको मिल गया है, वो चुनाव लड़ता है लोकसभा का। ठीक है, और कुल मतों का, जितने भी कुल मत डाला जाता है उसमें यदि वह 4 राज्यों के, ठीक है, 4 राज्यों में कितने, तो 6% वोट उसको मिल जाए, 4 अलग अलग राज्यों में 6% वोट उसको मिल जाए, और लोकसभा चुनाव में जो है कम से कम कितने सीट या दर्ज हो जाए, अथवा, तो ये एक कंडीशन हो गया, कम से कम 6% वोट। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो गया, कम से कम क्या हो जाना चाहिए, उनको 4 सीट जीत जाना चाहिए। 4 सीट यदि वो जीत जाता है तो बन सकता है, वो राष्ट्रीय दल का दर्जा उसको दिया जा सकता है। ठीक है, या एक और कंडीशन है, 4 राज्यों में उनका जो है कम से कम क्या हो जाना चाहिए, जो है राज्य दल का दर्जा मिल जाना चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी पार्टी को 4 राज्यों में, तो ये 3 कंडीशन है, या तो लोकसभा चुनाव में 6% मत ले आए, और कम से कम 4 सीट क्या करे, जीत जाए। ठीक है, ये है। और तीसरा है क्या है, तो 4 राज्यों में उसको लोकसभा या राज्य का जो विधानसभा चुनाव होती है उसमें 4 राज्यों में क्या हो जाए, उनको राज्य दल का दर्जा मिल जाए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनके आधार पर किसी को भी राष्ट्रीय दल मिलता है। तो अभी हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का रूप में दर्जा दिया गया है, तो उसके आधार पर ये सवाल बनाया गया है। तो इसमें से कौन कौन से हैं राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी को अभी दिया गया है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है, डी जो है वो ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा इनको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये 3 तो हो गया राष्ट्रीय दल। अभी और कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, तो एक बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी है, और एक और है सीपीआईएम। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम है, इसको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। और एक जो छठा पार्टी है वो है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। तो ये इन 6 राज्य को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, टीएमसी को राष्ट्रवादी दल का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है ना, तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी को राष्ट्रवादी दल का दर्जा पहले था, अब उनसे वापस ले गया है, क्योंकि अब उनकी जनाधार उतनी नहीं रह गई। ठीक है, इसी तरह से एनसीपी का भी जो है वह दर्जा जो है वापस ले लिया है, एनसीपी का भी। और एक सीपीआई है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका भी दर्जा जो है वापस ले लिया गया है। ठीक है, ये सीपीआईएम है, कन्फ्यूज नहीं करना, ये सीपीआईएम है और ये सीपीआई है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, 9 नंबर का। यदि एक 13 वर्ष का बच्चा, ठीक है, कालीन बनाने वाले कारखाने में कार्य कर रहा है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो 13 वर्ष का बच्चा यदि कालीन बनाने के फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार का शोषण हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो समता का अधिकार नहीं, यहाँ समता का अधिकार नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, किसी और को अधिकार दिया जा रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है। तो समानता का अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, वो तो स्वतंत्र है, बच्चा स्वतंत्र है, कहीं भी काम करे या ना करे, तो ये क्या है हमारा, ये भी नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे किसी भी संविधान के अनुच्छेद को या किसी भी तरह का जो है कोई
क्लॉज लगा के उसको रोका या उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये बच्चा का 14 वर्ष से कम का बच्चा यदि कहीं पे काम करता है तो उनको क्या किया जा रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि बच्चा का जो मौलिक अधिकार है उसको क्या किया, उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है ना। और ये हमारा जो दिया हुआ है किसमें, तो ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि बाल श्रम को क्या है, प्रतिषेध है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो बाल श्रम को प्रतिषेध करता है कि किसी कारखाने, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का या बालिकाओं का नियोजन प्रतिषेध है। ठीक है, यदि हालांकि यह किसी हानि न पहुंचने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। ठीक है, कोई खतरा नहीं है तो कर सकता है। जैसे बालक श्रम अधिनियम है जो प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम है 1986 का। ठीक है, वो जो जिसका जो है नाम बदल करके जो 2016 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया है, इनका नाम बदल दिया गया है। तो उनके आधार पर ये क्या है, उल्लंघन किया बताया गया उस कानून के तहत कि यदि जोखिम नहीं है कार्य क्षेत्र में तो कर सकता है, जैसे घरेलू कामों में हाथ बटाना ये कर सकता है। ठीक है, 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित एवं सूचित करना, विधि निर्माण उपयुक्त कितने कार्य भारत की संसद द्वारा किए जाते हैं। तो भारत की संसद द्वारा जो किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो संसद क्या करती है, तो संसद का काम है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना। ठीक है, तो ये काम है जो जितने भी हमारे एमपी जीत के जाते हैं सांसद संसद में, तो वहाँ पर क्या हो जाता, उनको शपथ ग्रहण करवाने के बाद उनका एक समिति बनाया जाता है। वो समिति क्या करती है, अपने नेता को, संसद के नेता को चुनते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्हीं में से जो है कैबिनेट मंत्री का मंत्रालय मंत्रिपरिषद चुना जाता है। तो ये संसद में ही होता है सारा चीज़, तो इसीलिए संसद का काम है सरकार का चयन करना। ठीक है, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित एवं सूचित करना। तो जितने भी तो ये सरकार को नियंत्रित भी करती है, मार्गदर्शित भी करती है और सूचना भी देती है, सूचित भी करती है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो संसद में क्या होता है कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं या कानून लागू किए जाते हैं तो उनकी क्या होते हैं वहाँ पे तो विधि निर्माण में तो भाग हो गई, कानून बनाए जाते हैं संसद में, नियंत्रित और मार्गदर्शित एवं सूचित हो जाती है कि किस आधार पर सरकार को कार्य करना है, ये कानून पास करना, तो ये भी एक मार्गदर्शन का ही काम हो गया, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों की किसी भी तरह की हानि या क्षति से संबंधित है। सिविल विधि ऐसे आचरण या कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि अपराध के रूप में परिभाषित करती है। तो इसमें कह रहा है कि दंड विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों की किसी भी तरह की हानि या क्षति से संबंधित है। तो ये कथन जो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए दंड विधि क्या होता है। दंड विधि में दंड तब दिया जाता है जब कानून किसी कृत्य को क्या कर दिया जाता है, अपराध घोषित कर देता है। कोई ऐसा कानून बन जाए जो किसी भी व्यक्ति के कोई कृत्य है, जो किया गया कार्य है, उसको यदि कानून के द्वारा अपराध या घोषित कर दिया, जैसे चोरी करना, कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करना क्या है, अपराध है। तो ये क्या होगा, दंड विधि के स्वरूप क्या जाता है, उनको दंड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, लेकिन क्या कह रहा है कि व्यक्ति के अधिकार की, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो व्यक्ति के अधिकार की नहीं, यह व्यक्ति के कृत्य की। ठीक है, तो कथन हमारा क्या हो जाएगा, दंडिक विधि गलत हो जाएगा। सिविल विधि में क्या होता है, सिविल विधि में व्यक्ति का कृत्य होता है, अधिकार होता है, सॉरी। तो ये दंडिक विधि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे आचरण या कृत्य से संबंधित है। तो दंडिक विधि जो आचरण या कृत्य से संबंधित है, सिविल विधि क्या है, व्यक्ति का अधिकार से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि एक मकान मालिक है और रेंटर है, तो उसमें रेंटर का भी कुछ अपना अधिकार है और मकान मालिक का अधिकार है। तो इन दोनों में यदि कोई विवाद हो जाती है तो इन दोनों का जो निपटारा है वो क्या होता है, सिविल न्यायालय में होती है। तो वो सीधे न्यायालय से प्रकरण शुरू हो सकता है। लेकिन दांडिक विधि में क्या होता है कि प्रकरण जो है वो पुलिस से शुरू होते हैं और पुलिस आमतौर पर क्या करती है कि एक एफआईआर दर्ज कर लो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके आधार पर वो अपनी जांच जारी करके फिर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करती है कि इसमें जांच के आधार पर क्या क्या निकला है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला संबंधित है। ठीक है, तो ओल्गा टेनिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है, कॉर्पोरेशन का मामला क्या था। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि जीवन के अधिकार के भाग के रूप में जीविकोपार्जन के अधिकार को मान्यता, समानता के अधिकार के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसके बाद है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के हिस्से के रूप में सुने जाने का अधिकार।
ठीक है, लोकस स्टैंडी में छूट दिया गया। तो ओल्गा टेलिस बना बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वह 1985 का ये मामला है। इसमें क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसने ऑर्डर दिया था कि जो हमारा संविधान अनुच्छेद 21 है, संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन का जो अधिकार मिला है उसको एक्सटेंड किया था। जीवन के अधिकार में जो है वह क्या है कि जीविकोपार्जन का अधिकार अंतर्निहित है ना। अब कोई जिंदा रहेगा तो वह जीविकोपार्जन के लिए अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा, तो जीविकोपार्जन का भी अधिकार उसमें क्या है, निहित है। तो इसको क्या किया था, मान्यता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ओल्गा टेनिस बना बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का ये मामला है, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत जो है इनको जीवन के अधिकार के भाग के रूप में जो है जीविकोपार्जन के अधिकार को मान्यता दिया गया था। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया हमारा 12 का ये सही हो जाए। 13 माता कह रहे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहे धर्म, जाति, जन्मस्थान, मूलवंश, लिंग, योग्यता। अनुच्छेद 15 के तहत कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने प्रकार के भेदभाव निषिद्ध हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के भेदभाव निषिद्ध है, तो धर्म के आधार पर देखते हैं कि क्या है, निषिद्ध है। ठीक है, वंश के आधार पर क्या है, निषिद्ध है, तो ये भी हो जाएगा। जाति के आधार पर भी क्या है, निषिद्ध है। लिंग के आधार पर भी क्या है, निषिद्ध है। और जन्मस्थान के आधार पर भी निषिद्ध है। योग्यता के आधार पर निषिद्ध नहीं है। योग्यता के आधार पर जो है कहीं भी रोक टोक नहीं लगा। यदि आप योग्य हैं तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, जिसके आप योग्य हैं। तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो कितने भेदभाव निषिद्ध हैं, तो 5। ठीक है, 14 में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है, पहला कथन हो गया कि सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। दूसरा कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिक उत्तरदायी स्वरूप होती है। तो अब दोनों कथन पे हम लोग गौर करते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये पहले हम लोग उत्तर से पहले कहते हैं कि सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये कथन सही है। क्यों सही है, क्योंकि कह रहा है कि लोकतांत्रिक स्वरूप में क्या होता है। अब देखिए, लोकतांत्रिक स्वरूप में ये होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं या हम स्वयं हैं, तो उनमें जो हम लोग क्या करते हैं कि निर्णय लेते हैं वो बहुमत के आधार पर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ों पर डिस्कशन होती है, उन पर चर्चा होती है, उन पर क्या होता है, मतदान होती है, और उसके आधार पर क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो इसमें क्वालिटी और जो है न कि किसी एक व्यक्ति के मोनोपोली या एक व्यक्ति के तानाशाही के रूप में। ठीक है, तो इसलिए गुणवत्ता में क्या होता है, उसमें सुधार होती है निर्णय लेने में। ठीक है, वो अच्छा निर्णय माना जाता है लोकतांत्रिक स्वरूप में। अब कह रहा है कि एक बेहतर सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार। तो अभी तक की जो जितने भी चीज़ है उसमें तो बेहतर है। क्यों, क्योंकि वह सरकार का अधिक उत्तरदायी स्वरूप होता है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, जिम्मेदारी होती है कि हमने जो हमें चुन करके भेजा है उनको हमें क्या करना है, जवाब भी देना है। तो इसीलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसमें उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है वो लोग जो निर्णय लेते हैं किसके प्रति। जैसे मंत्री है तो मंत्री किसके प्रति, तो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं कि संसद में उनको जवाब देना होता है कि हमने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया और इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। ठीक है, तो संसद में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, उत्तरदायी निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसमें जो है वह जल्दबाजी या गैर जिम्मेदार निर्णयों की संभावना कम हो जाती है, और इस प्रकार लोकतंत्र में निर्णय लेने की गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार होता है। तो कथन 2 भी सही हमारा, और कथन 1 भी सही है। तो और 1 का जो है इसमें कथन 2 जो है वह व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो गुणवत्ता में सुधार क्यों होता है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं होती है, सवाल जवाब होती है, चर्चा होती है। तो उत्तरदायी होते हैं संसद में, उनको उत्तरदायी जिम्मेदारी दी जाती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं वो। तो इसमें तो हमारा कथन उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंग भेद एपार्थीड लैटिन अमेरिका की असामान्य या विशिष्ट व्यवस्था का नाम था। रंगभेद प्रणाली विशेष रूप से अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। महात्मा गांधी ने रंगभेद विरोधी आंदोलनों की नींव रखी। तो पहले पे देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं रंगभेद जो है वह लैटिन अमेरिका की असामान्य विशिष्ट व्यवस्था का नाम था। तो ये गलत है कथन। क्यों गलत है, क्योंकि ये लैटिन अमेरिका नहीं, ये अफ्रीका था, है ना। अफ्रीका का जो है वहाँ पे असामान्य या विशिष्ट व्यवस्था का नाम था। रंगभेद जो है दक्षिण अफ्रीका का विशिष्ट जो है नस्लीय भेदभाव का व्यवस्था का नाम था। ठीक है, वहाँ क्या किया था, तो जो श्वेत यूरोपीय है वो आ करके बस गया था, और जो अश्वेत वहाँ का मूल इंडिजिनस थे, मूल निवासी थे, रेसिडेंट थे, उन पर क्या किया था, अपना जो है वह इस रंग भेद का नियम जो है वह उन्होंने थोपा था, ब्लैक एंड वाइट वाला सिद्धांत।
तो ये अफ्रीका का हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा में कह रहा है कि रंगभेद प्रणाली विशेष रूप से अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, तो ये सही है। अश्वेत मतलब जो श्वेत नहीं है, तो दमनकारी थी उनके लिए, तो ये दूसरा सही है। महात्मा गांधी ने रंगभेद विरोधी आंदोलनों की नींव रखी, ये भी सही है तीसरा कथन। जो महात्मा गांधी है वो जो है बड़े पैमाने पर उनके दक्षिण अफ्रीका जब गए थे वो, तो वहाँ पे जो है बहुत से लोगों को इकट्ठा करके और यहाँ जो है वो रंग भेद के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किए। और वहाँ एक आंदोलन रखा, संगठन बनाया जो उसका नाम था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, ANC, है ना। ANC स्थापित करके वहाँ जो है रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो दो कथन इसमें क्या है, सही है हमारा, तो उत्तर हो जाएगा B। ठीक है। वित्तीय कार्रवाई बल FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी कार्यकर्ता संस्था है। ठीक है, वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता संस्था है। इसकी स्थापना G7 समूह के देशों के पहल से की गई थी। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD मुख्यालय में अवस्थित है। तो पहला कथन जो हमारा क्या है कि यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता संस्था है, तो ये सही है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है FATF चर्चा में इसीलिए है कि अभी जो हाल ही में क्या किया है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, ये FATF जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट वो होती है जिसमें ग्रे लिस्ट का नाम होता है। ठीक है, जो ग्रे लिस्ट में ऐड होते हैं या शामिल होते हैं, उन देशों पर FATF क्या करती है, नज़र बनाए रखती है कि वहाँ जितने भी फाइनेंशियल वर्क किए जा रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियल काम जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, वो आतंकवाद से संबंधित वित्त पोषण या धन शोधन के लिए जो है वो निगरानी करने के लिए वो नज़र बनाए रखते हैं FATF। तो इसलिए पाकिस्तान पर इतने दिनों तक नज़र बनाए हुए रखा था और उसको क्या किया गया, अब हटा दिया गया उस ग्रे लिस्ट से। तो इसलिए FATF अभी चर्चा में है। तो ये करंट का हमारा बहुत ही खास मुद्दा है। ठीक है, इसकी स्थापना कह रहा है कि G7 समूह के देशों के द्वारा पहल से की गई थी, तो ये सही है। इसकी स्थापना जो है G7 देशों के समूह से पेरिस में की गई थी, है ना। अभी मुख्यालय भी जो है वो पेरिस में ही है, और पेरिस में जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो OECD का जो मुख्यालय है उसी में अवस्थित है इसका भी FATF का हेडक्वार्टर। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों कथन जो है हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी समाचारों में करिस गैस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, यह संबंधित है या कहाँ से संबंधित है? तो ये करिस गैस क्षेत्र जो है दोस्तों, ये है हमारा किससे, इजराइल से संबंधित है। इजराइल में ये करिस गैस क्षेत्र है। तो ये भूमध्य सागर में जो है स्थित एक इजरायली प्राकृतिक गैस भंडार है। यह लेविथान और तामर गैस क्षेत्रों के समीप स्थित है। कहाँ कहाँ? तो लेविथान और तामर, इन दोनों गैस क्षेत्र के पास में ही जो है स्थित है। कहाँ कौन? तो करिस गैस क्षेत्र। ठीक है, तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग मैप पे अच्छे से देख पाते, पर मैप मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। 18 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक डेटाबेस है। ठीक है, NPR कह रहा है कि यह डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों, भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों की सूची शामिल है। ठीक है, तो NPR में कह रहा है कि विदेशी नागरिकों का सूची शामिल है, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक सभी निवासियों का क्या है, जो भारतीय नागरिक है और भारत में निवास करते हैं, तो उनका भी क्या कह रहा है, NPR में नेशनल जनसंख्या रजिस्टर शामिल है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है। कह रहा है पंजीकरण कराना जो है वो स्वैच्छिक है। तो इसका कौन सा कथन सही होगा? तो दूसरा कथन जो है ये गलत है, कोई भी स्वैच्छिक नहीं है उसमें। ठीक है, वो NPR में अपने आप जो है रजिस्टर हो जाती है, और पहला कथन ही इसका क्या है, सही है। तो पहले में जो है क्या है, एक डेटाबेस है, भारत के पास एक रजिस्टर है जिसमें सारी निवासियों का क्या है, उसमें लिस्ट है। ठीक है, इसको हाउसिंग लिस्ट के दौरान जो है घर घर जा करके तैयार किया जाता है। NPR नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में, और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी अधिनियम 2003 में। ठीक है, इनको क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, और इसके तहत जो है तैयार किया गया है NPR को। ठीक है, इसमें जो है भारत का प्रत्येक सामान्य निवासी NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी स्वैच्छिक नहीं है, इसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 19 में कह रहा है कि निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निजी सदस्य विधेयक या निजी विधेयक, प्राइवेट बिल के संदर्भ में कह रहा है कि जब कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसे सत्तारूढ़ सरकार के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट बिल क्या होती है? तो प्राइवेट बिल जो है वह सरकार के अलावा, जो सरकार में मंत्री नहीं है, ठीक है ना, उसके अलावा, सरकार का कहने का मतलब है मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी विधायक हैं या सांसद हैं,
तो वो क्या कर सकते हैं, एक बिल ला सकते हैं जिनको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। इसे संसद में पेश करने के लिए 1 माह के नोटिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन भी सही है। इसको क्या किया जाता है, निजी सदस्यों को प्रत्येक शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में एक समर्पित निर्धारित समय दिया जाता है, और इस सदन में पेश करने के लिए जो है पहले 1 महीना का क्या किया जाता है, नोटिस देना पड़ता है, और प्रत्येक शुक्रवार को, ठीक है, सदन में वो बिल पेश किया जाते यदि कोई बिल हो तो। इसके कानून बनने की संभावना बहुत सीमित है। हाँ, इसके कानून बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा सीमित है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है। सरकार का इसमें क्या होता है कि सरकार का इसमें मत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सरकार के फेवर में हुआ उस पर कानून बन सकती है, क्योंकि बहुमत सरकार के पक्ष में होगा, और जो सरकार के फेवर में नहीं हुआ उसमें कानून नहीं बन सकता। तो बहुत ही सीमित संभावना है कि इसमें कानून बने। ठीक है ना, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। तो तीनों कथन सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, पुनर्विलोकन। संसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ विधानों का न्यायिक पुनरावलोकन। संघ एवं राज्य प्राधिकरणों की प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनरावलोकन। उपयुक्त कितने प्रवर न्यायालयों, ठीक है, मुख्य रूप से कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है। तो कह रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कौन कौन से हैं इसमें, है ना। तो कह रहे संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन, तो बिल्कुल है, संविधान संशोधन जो है न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है, और ये संवैधानिक पुनरावलोकन के दायरे में अलाउ किया जाता है। संविधान का जो है वह देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किया गया था, जो एक कानून का किया गया था, क्या नाम है इसका, चंदा से संबंधित कानून था, इलेक्ट्रल बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड को अभी जो है रिव्यू करके उसको असंवैधानिक घोषित किया गया और उसको बंद किया गया। ठीक है, दूसरा कथन इसमें कह रहा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अधीनस्थ विधानों का न्यायिक पुनरावलोकन। बिल्कुल, तो ये भी किया जाता है, वो हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा। जो विधानसभा का जो कानून बनाया जाता है उसमें, है ना, जो विधानसभा कानून है उसको हाईकोर्ट के द्वारा, और जो संसद का कानून बनाया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो ये दोनों कथन सही है। ये संविधान संशोधन है, ये कानून है। ठीक है, संघ एवं राज्य प्राधिकरणों की प्रशासनिक कार्रवाई का पुनरावलोकन, तो बिल्कुल इसका भी किया जाता है। तो जो हमारा कार्यकारी है यदि अच्छे से कार्य नहीं कर रही है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्यकारी कार्रवाइयाँ की जाती है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये तीनों कथन क्या है, सही है। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो ये सवाल क्या सकते तो बन सकते हैं। और यदि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आई होप कि आप लोग जो है काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ये इन सारे चीज़ों को तैयार करने में, तो आपसे उम्मीद है कि आप कृपया हमारे इतनी मदद करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, और कोई कमी रह जाती हो तो कमी तो अभी कभी काफ़ी सारी कमी है, तो जो भी आप समझे उसमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS के रूप में अधिसूचित करती है। तो कह रहा है कि यह किसके क्षेत्र में, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत कह रहा है कि ये करती है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सही है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है यह नहीं करती है, यह एक कानून बनाया गया है। ठीक है, तो जैव विविधता जो हेरिटेज स्थल है, जैव विविधता विरासत स्थल, हेरिटेज स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्थल, ये एक बहुत ही वेल डिफाइंड स्थल है जिसमें राज्य सरकार की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। और ये जो बनाया जाता है वो जंगली और पालतू प्रजातियों की जो हाई डाइवर्सिटी है, उच्च विविधता है, उनको क्या किया जाता है, और दुर्लभ और खतरे वाली जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए जो है यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र तैयार करती है। ठीक है, और इसमें जो है इसका जो अधिसूचित किया जाता है वह इसी जैव विविधता अधिनियम 2002 का जो धारा है, धारा 37(1) के तहत जो है वह राज्य सरकार के अनुमति से, ठीक है ना, तो ये उसके आधार पर नहीं, तो राज्य सरकार के अनुमति से जो है समय समय पर इसका क्या किया जाता है, तो अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि BHS का निर्माण स्थानीय समुदाय के उपयोग के लिए प्रचलित प्रथाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। ये गलत है, BHS का निर्माण ही किया जाता है क्योंकि वहाँ का मूल निवासी जो है वह प्रकृति को, उस परिस्थिति को अच्छे से समझता है, तो उनकी जो प्रथा है उनको कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, क्योंकि वही हमारा तो विरासत स्थल है। उसी को यदि बंद कर दिया जाएगा तो विरासत स्थल रहा कहाँ।
ठीक है ना। तो वो जो हमारा सांस्कृतिक है, जो कल्चर है वहाँ का, वहाँ को हेरिटेज को हमको क्या करना है, रिजर्व रखना है, सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए जो है यह कानून लाया गया है। तो ये दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। यदि हम लोग विरासत स्थल के बारे में बात करें अभी, तो भारत का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वो क्या है, तो वो कर्नाटक का जो है वो बेंगलोर में नल्लूर, ठीक है, नल्लूर ताम्रंद, नल्लूर ताम्रिंद उपवन, ये जो है कर्नाटक का बेंगलोर में है, वह जो है पहला विरासत स्थल हमारा है भारत का। ठीक है। इसको कब बनाया गया था, तो 2007 में बनाया गया था, इसको 2007 में बनाया गया था। और अभी जो सबसे नया है वो है उड़ीसा का, सॉरी, उड़ीसा का क्या है, तो वो है गंधमर्दन पहाड़ी। ठीक है, गंधमर्दन पहाड़ी, गंधमर्दन पहाड़ी को अभी जो है ये बनाया गया, और ये हमारा 44वां है, 44वां जो है वह जैव विविधता स्थल है, विरासत स्थल है। ठीक है, 44वां जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसमें नया अपडेट है, इसीलिए जो है इस प्रश्न को इसमें डाला गया है। तो हम लोग यदि अभी हाल करंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं ना, वो इसी आधार पर आपको आएंगे, तो इसमें देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। 22 में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कितना 27 नंबर का में अपने नेट जीरो लक्ष्य कितना किया था, 2070 किया था। तो दोस्तों ये गलत कथन है, एक COP 26 में ही जो है वह 2070 का जो है लक्ष्य रखा गया था COP 26 में। ठीक है, तो ये गलत है। और COP 26 कब हुआ था, तो वो हुआ था 2021 में। कहाँ हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तो 2021 में ग्लासगो में जो है यह लक्ष्य रखा गया था, घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और ग्लासगो कहाँ है, ब्रिटेन में है। ठीक है, तो COP 26 में किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत ने COP 27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति LT-LEADS प्रस्तुत की थी। तो 27 में कह रहा है कि ये LT-LEADS प्रस्तुत की थी, तो ये सही है दोस्तों, दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की गई थी भारत सरकार के द्वारा COP 27 में। अब ये LT-LEADS क्या है, तो LT-LEADS क्या है कि भारत में जितने भी विद्युत उद्योग, ठीक है, विद्युत उद्योग, परिवहन, भवन और शहरी क्षेत्रों का जितना भी लक्ष्य करता हुआ जो विशिष्ट कार्य क्षेत्र है, उनकी रूपरेखा को तैयार करना है, और उसमें जो एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है धीरे धीरे। तो इसके आधार पर लक्ष्य तय किया गया था। ठीक है, और उस पर स्पष्ट रणनीति जो है, स्पष्ट नीति मार्गदर्शन प्रदान किया गया था कि उसके तहत हम लोग कार्य करेंगे। तो ये दोस्तों COP 27 में किया गया था, ये COP 26 में, तो ये कथन गलत हो गया, ये कथन सही है। तो कथन एक गलत है और दो सही है। ठीक है, एक गलत है, दो सही है, तो उस पर हो जाएगा डी। ग्लोबल स्टॉक टेक निम्नलिखित में से किससे संदर्भ में समाचार पत्रों में था। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है दोस्तों, तो ग्लोबल स्टॉक टेक इसको जो है वह पेरिस समझौता में उद्देश्य और उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। ठीक है, उन लक्ष्य में क्या क्या था, जैसे तापमान वृद्धि को कितना करना है, तो 2 डिग्री सेल्सियस जो है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना है, और आदर्श रूप में कितना, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है आदर्श रूप में। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमारे जो ग्रीन हाउस गैस है उन पर कटौती करना होगा, और उनके कटौती के लिए अलग अलग जो है वह लक्ष्य निर्धारित की गई है। उसके आधार पर जो है वो ग्लोबल स्टॉक टेक का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या करना, मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये हमारा किस स्टेटमेंट में है, तो ये तो देखते हैं इसमें। तो कह रहा है कि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई की प्रगति का मूल्यांकन करना है। ठीक है, जलवायु कार्रवाई की प्रगति का मूल्यांकन करते, ये पहला में ही मिल गया, तो पहला उत्तर इसका हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक इससे संबंधित था, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। अगले प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकटों से निपटने के लिए अपतटीय पवन को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा के संकटों से निपटने के लिए अपतटीय पवन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एरेना द्वारा ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, ठीक है, गोवा की स्थापना की गई थी।
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही कथन है। तो इसके द्वारा जो है गोवा की स्थापना की गई थी। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की स्थापना की थी किसके, तो एरेना के द्वारा की गई थी। ठीक है, और किसके लिए, तो ग्लोबल जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिए। इसमें जो है वह कई संगठन का समर्थन है और सब जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है कार्य करता है किसको, अपतटीय पवन को बढ़ावा देने के लिए। एरेना क्या है, तो एरेना और एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, दोनों को यह क्या है, दोनों ने मिलकर उम्मीद लगाया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है हम क्या कर लेंगे, औसत तापमान में कमी कर लेंगे। ठीक है, 2050 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, 2050 तक औसत तापमान में कम कर लेंगे। और इसके लिए क्या होगा कि जो पवन ऊर्जा का क्षमता रखा गया है, जो पवन ऊर्जा से हम लोग विद्युत उत्पन्न करेंगे वो कितना, तो 2000 गीगावाट रखा गया है। पवन ऊर्जा से लक्ष्य रखा गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जो कि अभी तक क्या किया गया है, वो 60 गीगावाट जो है पहुंचा है। तो हमारा जो कथन है एक, वह सही है। दूसरे कथन पर देखें तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि जल निकायों पर पवन की गति अधिक होती है। हाँ, ये सही है, और दिशा में एक समान होती है, परिणाम स्वरूप अपतटीय पवन क्षेत्र प्रति अधिष्ठापित क्षमता से अधिक विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो ये भी क्या है, सही है, दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, वहाँ पे जो है क्या होता है, जल निकाय पर पवन का बहुत ही ज़्यादा वेग होता है। इसके क्या होता है, दिशा में बहुत ही दिशा काफ़ी जो है बार बार चेंज नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C 1 और 2 दोनों। ठीक है, 25 में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग CCPI के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो CCPI जो है वो क्या है, तो CCPI जो है वह क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो 2023 में जारी किया गया था। 2023 में जारी किया गया है। इसमें भारत का जो स्थान है वह 8वां स्थान है। ठीक है, इससे पहले जो 2022 का आया था उसमें 10वां स्थान था। 10वां जो है 2022 में था, और अभी जो 2023 में आया है उसमें भारत का स्थान 8वां स्थान है। ठीक है, तो पहला कथन तो सही हो गया इसी से। CCPI के बारे में हम लोग देखते हैं। तो CCPI जो है वह 2005 से जो है वह प्रतिवर्ष जारी की जा रही है, और ये जारी करता है कौन, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर के जो है वो जारी करता है। तो ये हमारा दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, इसमें जो देशों का समूह है वह 59 देशों के समूह के द्वारा जो है वह अध्ययन किया जाता है। 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को क्या किया जाता है, उसमें पदांकित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण बनाया जाता है। ये जितने भी देश हैं वह सामूहिक रूप से जो है वह वैश्विक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में जो है वह ग्रीन हाउस गैस के कटौती में योगदान देता है, और उसके उत्सर्जन में जो है हिस्सा देते हैं। और इसका जो उत्सर्जन है, ये 59 देश मिल करके ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वह करीब 92% है। ठीक है, विश्व में जितना भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसका 92% ये 59 देश मिलकर बनाते हैं, और एक यूरोपीय संघ मिलकर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो CCPI का जो उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रणनीति में क्या करना, पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, और अलग अलग देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों को और उसके प्रगति की तुलना में अध्ययन करना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो CCPI के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। CCPI में 14 संकेतक का यूज किया जाता है। ठीक है, कितने, तो 14 जो है वह संकेतक यूज किया जाता है, इंडिकेटर, 14 इंडिकेटर यूज किया जाता है। और इसमें 4 कैटेगरी में इसको क्या किया है, बांटा गया है। ठीक है, 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणी में क्या क्या है, बांटा जाता है उसको 14 संकेतक को यूज करके। और जो जिसका कुल स्कोर जो होता है ग्रीन हाउस गैस का, जिसमें से यदि पहला कैटेगरी ग्रीन हाउस गैस को देखें तो ग्रीन हाउस गैस का जो पहला कैटेगरी में ग्रीन हाउस गैस का कुल स्कोर होता है कितना, तो 40% होता है ग्रीन हाउस गैस का। ठीक है, दूसरा कैटेगरी में नवीकरणीय ऊर्जा आता है, तो नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी आता है। रिन्यूएबल एनर्जी आता है, उसका जो है 20% हिस्सेदारी होता है। ठीक है, उसका कितना, तो 20% हिस्सेदारी होता है। और तीसरा में जो है वो आता है आपका ऊर्जा का उपयोग,
ठीक है, कितना हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी यूटिलिटी आता है तो वो आता है आपको 20%। ठीक है, कितना आता है 20%। यहाँ संकेतक लिखा था तो संकेतक क्या वो हो गया, संकेतक हमारा 14 हो गया। ठीक है, चौथा में जो हमारा उपयोग करते हैं वो है जलवायु नीति यानी कि क्लाइमेट पॉलिसी। तो क्लाइमेट पॉलिसी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कितना बच गया, 40 40 80 20 100। तो ये 4 कैटेगरी में जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में यूज की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों तो पहला जो 3 हमारा कह रहा है कि इस बार का जो 2023 का है तो इसमें कह रहा है कि कोई सूचकांक में पहले 3 समग्र स्थानों पर कोई नहीं है। तो ये सही है दोस्तों, पहले 3 स्थान पर इस बार कोई नहीं है, क्योंकि किसी भी देश ने जो है उस स्थान की पूर्ति के लिए उतनी ज़्यादा जो है एफर्ट या प्रीफर्ट कहते हैं कि उतनी ज़्यादा सुधार नहीं किया है। जो चौथा स्थान है वह डेनमार्क का है। ठीक है, चौथा स्थान जो है वह डेनमार्क का है। फोर्थ स्टेट जो है पोजीशन जो है वह डेनमार्क का है। फिफ्थ जो है वह स्वीडन का है, इसके बाद स्वीडन आता है, फिर उसके बाद चिली आता है, फिर इसके बाद मोरक्को आता है। ठीक है, और भारत आता है किसमें, 8वें पोजीशन पे भारत आता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं वैसे भी कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें बहुत 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 प्यार देंगे और हमारे वीडियो को हमको सपोर्ट करेंगे, और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाते रहें। तो ये टेस्ट सीरीज होगा, कुछ 2-4 टेस्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है इसमें करंट अफेयर्स का भी अलग से करेंगे, जो पीटी एस्पिरेंट आता है दृष्टि का, उसका भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन करने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।